Hey everyone, very good morning to all. Welcome back to my channel द पीई रिवॉल्यूशन। सो दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। तो हम आप लोग के लिए एक और नेक्स्ट पेपर 2017 का पेपर ला चुके हैं। 2017 का ही फोर्थ पेपर मैथ एड मटेरियल्स एंड सुपरविजन इन फिजिकल एजुकेशन का पेपर लाए हैं। मेरे चैनल पे जो भी बीपीएड्स के नए बच्चे होंगे वो एनी सेमेस्टर का पेपर देखना चाहते हैं तो वो मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हम अपने चैनल के प्लेलिस्ट में और वीडियोज़ में जितने भी पेपर है अपलोड कर चुके हैं, और आप लोग के लिए जितने पेपर प्रोवाइड हो सकता है उतने पेपर प्रोवाइड करूंगा और उतना पेपर लाऊंगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, आज का डेट है 26 जुलाई। 26 जुलाई का दिन हम भारतीयों के लिए बेहद मायने रखता है। गर्व से भरा यह दिन भारतीय सेना के शौर्य की कहानी कहता है। भारत ने कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को हराकर ऐतिहासिक विजय हासिल की थी। आज ही के दिन हासिल की थी। ठीक है दोस्तों। कारगिल विजय दिवस हमें सिखाता है कि देश की रक्षा सबसे बड़ा धर्म है। हमें अपने सैनिकों के त्याग और बलिदान को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें उनके संघर्ष से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने देश के लिए हमेशा कुछ अच्छा करने का संकल्प लेना चाहिए। अंत में मैं सभी वीरों को, शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ठीक है, चलिए रीड करना शुरू करेंगे। देखते हैं आज के अपने पेपर का क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन पेपर को देखने से पहले नोट को एक बार देख लेते हैं। जैसा कि हर वीडियो में, हर पेपर में हमने बताया था, नोट सेम वही है। कुल 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। 40 अंकों का लघु उत्तरीय प्रथम प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक इकाई से 15 अंक का एक एक प्रश्न दिया जाना है। 2 टाइप के आपको इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपने क्वेश्चन को रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का एक क्वेश्चन है, शिक्षण पद्धति की उपयोगिता, इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग मेथड। इसमें आपको शिक्षण पद्धति की उपयोगिता बताना है कि एक टीचिंग मेथड का इम्पोर्टेंस क्या होता है। सो दोस्तों, देखते हैं हम। शिक्षण पद्धति की उपयोगिता का मतलब है कि शिक्षक किस प्रकार से अपने ज्ञान को विद्यार्थियों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाता है। इसकी उपयोगिता निम्नलिखित है। निम्न है, आप कुछ पॉइंटों में लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट पॉइंट में की पॉइंट में आप लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स नॉलेज, मतलब ज्ञान को सरल बनाना। शिक्षण पद्धति कठिन विषयों को आसान बनाकर समझने में मदद कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट्स में लिख सकते हैं आप, कीप्स स्टूडेंट इंटरेस्टेड, विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखना। अच्छी पद्धति विद्यार्थियों में सीखने की जिज्ञासा और रुचि को बढ़ाती है। 3 पॉइंट में आप लिख सकते हैं, यूजफुल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ लर्नर्स, विभिन्न प्रकार के छात्रों के लिए उपयोगी। हर छात्र की सीखने की शैली अलग होती है। अच्छी शिक्षण पद्धति सभी के लिए उपयोगी होती है। नेक्स्ट की पॉइंट में आप लिख सकते हैं, इनकरेज डिसिप्लिन एंड पार्टिसिपेशन, मतलब अनुशासन और सहभागिता। व्यवस्थित पद्धति से कक्षा में अनुशासन और सहभागिता दोनों को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हैं, डेवलप अंडरस्टैंडिंग एंड थिंकिंग, मीन समझ और सोचने की क्षमता विकसित करना। उपयुक्त पद्धति विद्यार्थियों को सोचने, समझने और समस्याओं को हल करने को शक्ति बढ़ाती है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको 5 की पॉइंट 6 की पॉइंट में लिख सकते हैं, क्योंकि ये आंसर भी आपको 200 वर्डों ही में देना है, कुछ ज़्यादा वर्ड्स में नहीं लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बी क्या है, कक्षा प्रबंधन क्या होता है। व्हाट इज क्लास मैनेजमेंट। क्लास मैनेजमेंट क्या होता है दोस्तों। तो क्लासरूम मैनेजमेंट मीन्स मेंटरिंग डिसिप्लिन, गाइडिंग स्टूडेंट्स बिहेवियर एंड क्रिएटिंग ए पॉजिटिव लर्निंग environment the classroom. It is the skill of a teacher to manage the classroom effectively so that learning happiness smoothly. मतलब कक्षा में अनुशासन बनाए रखना छात्रों की गतिविधियों को सही दिशा देता है एवं एक सकारात्मक शिक्षण वातावरण तैयार करता है। ठीक है, यह शिक्षक की वह कला है जिससे वह कक्षा को सुचारू रूप से चलाता है ताकि सभी छात्र ध्यान से सीख सके। इसके की पॉइंट क्या हो सकते हैं, तो मेंटेनिंग डिसिप्लिन। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं लिख सकते हैं एग्जांपल, मेंटेनिंग डिसिप्लिन क्या है, सेटिंग रूल्स एंड बाउंड्रीज फॉर प्रॉपर स्टूडेंट बिहेवियर, मतलब छात्रों को अनुशासन बनाए रखने के लिए नियम और सीमाएं तय करना।
इफेक्टिव यूज ऑफ ए टाइम, की पॉइंट सेकंड में लिख सकते हैं आप, इफेक्टिव यूज ऑफ ए टाइम, मतलब समय का सही उपयोग, पढ़ाई का समय बर्बाद ना हो इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट की पॉइंट में आप लिख सकते हैं पॉजिटिव एनवायरनमेंट, मतलब सकारात्मक वातावरण, एक ऐसा माहौल बनाना जिसमें छात्र खुलकर सवाल पूछ सके और बिना डर के कुछ सीख सके। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि एनवायरनमेंट आप बनाएंगे बच्चों और टीचर, स्टूडेंट्स और टीचर में कॉम्बिनेशन ही ना बने। ठीक है, नेक्स्ट की पॉइंट में आप 4 की पॉइंट में लिख सकते हैं अटेंशन टू ऑल स्टूडेंट्स, मीन्स सभी छात्रों पर ध्यान देना, कमजोर और होशियार सभी छात्रों पर ध्यान देने की जरूरत है। ये नहीं कि जो बच्चे स्ट्रांग है उसको अच्छे से एक बार समझाए, जो बच्चा अच्छा है वो समझ गया, जो कमजोर बच्चा है, वीक बच्चा है वो ना समझे, तो ऐसा नहीं है, आपको क्लास में सभी बच्चों पे बिल्कुल एक जैसा फोकस करना है। ठीक है, नेक्स्ट की पॉइंट में आप लिख सकते हैं प्रमोटिंग ग्रुप वर्क, मतलब समूह में कार्य करना सिखाना, सहयोग और सहभागिता को बढ़ावा मिलता है इससे। ठीक है, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। सी, आदेश पद्धति क्या होती है, व्हाट इज कमांड मेथड, कमांड मेथड क्या होता है। Command method is a teaching technique in a which the teacher gives direct instruction or command and students perform exactly as instructed. It is especially useful in physical education, military training and sports. यह स्पेशली किसके लिए यूजफुल है, तो फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट्स के लिए, मिलिट्री ट्रेनिंग ट्रेनिंग जो करते हैं उनके लिए, एंड स्पोर्ट्स जो खेल खेलते हैं उनके लिए। मतलब आदेश पद्धति एक ऐसा शिक्षण पद्धति है जिसमें शिक्षक एवं स्वयं आदेश देता है और छात्र उसी आदेश के अनुसार कार्य करते हैं। यह पद्धति विशेष रूप से शारीरिक शिक्षा, सैन्य प्रशिक्षण और खेल प्रशिक्षण में उपयोग होता है। इसके की पॉइंट क्या हो सकते हैं, टीचर हैज फुल कंट्रोल, मतलब शिक्षक का पूरा नियंत्रण हो, शिक्षक जो कहता है छात्र वही करते हैं। नेक्स्ट है क्विक एंड डिसिप्लिन एक्शन, मतलब अनुशासित रह के कार्य करना, यह पद्धति अनुशासन और तेजी से काम करवाने में मदद करती है। नेक्स्ट की पॉइंट में आप थर्ड की पॉइंट में लिख सकते हैं यूजफुल इन ग्रुप एक्टिविटीज, मतलब समूह गतिविधियों में उपयोगी, एक साथ कई छात्र एक जैसी क्रिया करानी हो तो यह पद्धति बहुत उपयोगी होती है। ठीक है, नेक्स्ट की पॉइंट पे आप लिख सकते हैं फास्टर लर्निंग प्रोसेस, सीखने की गति तेज होती है, छात्रों को आदेश का पालन करना होता है जिससे समय की बचत होती है। नेक्स्ट की पॉइंट में आप फिफ्थ की पॉइंट में लिख सकते हैं हेल्पफुल फॉर बिगनर्स, मतलब प्रारंभिक स्तर से छात्रों के लिए लाभकारी, जो छात्र नए होते हैं उनके लिए स्पष्ट निर्देश मिलते हैं, मतलब उनके लिए गाइडेंस अच्छी होती है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन पार्ट नंबर डी के इसके, पाठ योजना को परिभाषित कीजिए, डिफाइन लेसन प्लान, लेसन प्लान को डिफाइन करना है, पाठ योजना को परिभाषित करना है, पाठ योजना क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो इनका जरा डिफिनेशन हम देख लेते हैं कि पाठ योजना क्या होता है। तो लेसन प्लान इज ए प्री प्लानेड आउटलाइन दैट ए टीचर प्रिपेयर बिफोर टीचिंग ए लेसन। इट इंक्लूडेड what to teach, how to teach, and when to teach particular topic. It acts like teaching roadmap to ensure effective and organized delivery of content in the classroom. मतलब दोस्तों, पाठ योजना एक ऐसी पूर्व निर्धारित योजना होती है जिसमें शिक्षक यह तय करता है कि वह किसी विषय या पाठ को कैसे, क्या और कब पढ़ाएगा। यह एक तरह का शिक्षण टीचिंग मैप होता है जो कक्षा में प्रभावी और व्यवस्थित ढंग से पढ़ाने में मदद करता है। तो ये था हमारा पाठ योजना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर ई, जेसीआर परीक्षण क्या होता है। जेसीआर परीक्षण क्या होता है, तो जेसीआर टेस्ट एक फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है जो शॉर्ट फॉर्म है जेसीआर, जे फॉर जंप, जंप मतलब जंप में एबिलिटी टू जंप, जंप को टेस्ट किया जाता है, सी फॉर क्लाइंब, एबिलिटी टू क्लाइंब, चढ़ने की क्षमता चेक की जाती है। नेक्स्ट आता है आर फॉर रन, मतलब दौड़ने की क्षमता चेक की जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके 3 मेन एबिलिटी टेस्ट होते हैं जेसीआर, मतलब जंप, क्लिम एंड रन, कूदने की क्षमता, चढ़ने की क्षमता, दौड़ने की क्षमता। ठीक है दोस्तों, शारीरिक शिक्षा में छात्रों को फिटनेस की परखने के लिए यह टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट सैन्य, पुलिस या खेल चयन में शारीरिक दक्षता जांचने के लिए भी किया जा सकता है। छात्रों की ताकत, सहन शक्ति और गति का मूल्यांकन करने के लिए भी किया जाता है जेसीआर टेस्ट। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एफ की तरह, पर्यवेक्षक के गुण, क्वालिटीज ऑफ सुपरवाइजर, सुपरवाइजर के क्वालिटीज क्या होते हैं।
तो सुपरवाइजर वह व्यक्ति होता है जो किसी कार्य, योजना या समूह की निगरानी करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सब कुछ सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है। सुपरवाइजर क्या करता है, कोई भी वर्क कहीं हो रहा है, काम हो रहा है, तो वह वहाँ पे पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करेगा, देखेगा कि कौन काम सही से हो रहा है, कोई काम खराब तो नहीं हुआ, कोई काम लेट तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसके देखते हैं अब हम क्या देखना है, इसके गुण देखना है, क्वालिटीज देखना है। एक अच्छे सुपरवाइजर के गुण क्या होते हैं? तो लीडरशिप क्वालिटी, नेतृत्व क्षमता, टीम का मार्गदर्शन करने और उन्हें प्रेरित करने की क्षमता होनी चाहिए। एक अच्छे सुपरवाइजर में टीम को मार्गदर्शन करने की क्षमता होनी चाहिए। नेक्स्ट की पॉइंट देखते हैं इसका, कम्युनिकेशन स्किल, संचार कौशल, स्पष्ट और प्रभावशाली ढंग से बात करने और सुनने की गुण होनी चाहिए। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में देखते हैं, पेशेंस एंड टॉलरेंस, धैर्य और सहनशीलता, कर्मचारी या छात्रों की गलतियों को समझदारी से संभालना चाहिए। नेक्स्ट की पॉइंट 4 पॉइंट में लिख सकते हैं, फेयरनेस, निष्पक्षता, सभी के साथ समान व्यवहार करना और पक्षपात से बचना। नेक्स्ट पॉइंट 5 पॉइंट में इसके लिख सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी, संगठन क्षमता, कार्यों को सही योजना बनाना और उस समय से पूरा करना या करवाना ही संगठन क्षमता होता है। नेक्स्ट पॉइंट 6 पॉइंट में इसके लिख सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, समस्या समाधान की क्षमता, किसी भी स्थिति में शांत रहकर हल निकालने की क्षमता को ही प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 7 नंबर, निरीक्षण और मूल्यांकन क्षमता, मीन्स ऑब्जर्वेशन एंड इवेल्युएशन, कार्य की निगरानी करना और समय समय पर उचित मूल्यांकन करना ही निरीक्षण और मूल्यांकन क्षमता होती है। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर ये हमारा भी कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जी की तरफ, समूह चर्चा मतलब ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन क्या है? तो ग्रुप डिस्कशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक समूह के लोग किसी विशेष विषय पर अपने विचार आपस में साझा करते हैं। इसका उद्देश्य किसी मुद्दे पर सामूहिक सोच, विचार विमर्श और समाधान निकालना के लिए ग्रुप डिस्कस किया जाता है। यह शिक्षण, प्रतियोगी परीक्षाओं और टीम वर्क के लिए एक महत्वपूर्ण अभ्यास है। इसकी विशेषताएं क्या है, जरा विशेषताएं इसकी देख लेते हैं हम लोग। एक ही विषय पर चर्चा, सभी प्रतिभागी एक ही टॉपिक पर अपने विचार रखते हैं। ग्रुप डिस्कस क्या होता है, तो कोई एक टॉपिक, जैसे कोई कार्य करना है तो उसी टॉपिक पे सभी लोग अपना अपना क्या करेंगे, विचार रखते हैं कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। नेक्स्ट है सुनने और बोलने की कला। इसमें बोलने के साथ साथ दूसरे की बात सुननी भी जरूरी होती है। ठीक है दोस्तों, ये नहीं कि अपनी बात बोले, दूसरे का बात ना नहीं सुने, दूसरे की बात नहीं माने। शायद हो सकता है दूसरा व्यक्ति आपसे भी कोई अच्छा विचार रखे आपके सामने। नेक्स्ट इसमें लिख सकते हैं, विभिन्न दृष्टिकोण मिलते हैं, अलग अलग लोगों के विचारों से सोचने की नई दिशा मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है नेतृत्व और टीम भावना का विकास। इससे नेतृत्व क्षमता और सहयोगी की भावना बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है समस्या समाधान का तरीका, मिलकर किसी भी समस्या का हल निकालने में मदद करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ हमारा ग्रुप डिस्कशन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एच की तरफ, प्रतिरोधात्मक कला, डिफेंसिव आर्ट। डिफेंसिव आर्ट क्या है? तो डिफेंसिव आर्ट का अर्थ होता है अपने आप को या दूसरे को बाहरी आक्रमण, खतरे या हिंसात्मक स्थिति से बचाने की शारीरिक तकनीक या कौशल को डिफेंसिव आर्ट कहते हैं। यह फिजिकल एजुकेशन और मिलिट्री ट्रेनिंग का एक हिस्सा होता है। इसके मुख्य रूप क्या होते हैं? तो रेसलिंग है, जूडो है, कराटे है, ताइक्वांडो है, किक बॉक्सिंग है और कुछ भारतीय पारंपरिक कला के रूप में जैसे मलखम्ब, लाठी, भाला इत्यादि है। ठीक है, इसके उद्देश्य क्या है? सेल्फ डिफेंस। फर्स्ट की पॉइंट में लिख सकते हैं सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा, विपरीत परिस्थितियों में स्वयं की सुरक्षा करना, सेल्फ डिफेंस। ठीक है, नेक्स्ट की पॉइंट में लिख सकते हैं फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, ताकत, लचीलापन और सहन शक्ति बढ़ाना। ठीक है, थर्ड की पॉइंट में इसके लिखेंगे हम लोग मेंटल कॉन्फिडेंस, मानसिक आत्मविश्वास, डर को खत्म करना और आत्मविश्वास बढ़ाना। नेक्स्ट है अनुशासन और नियंत्रण, मन और शरीर पर नियंत्रण रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाह्य प्रतियोगिता की आवश्यकता, नीड ऑफ एक्सटर्नल कंपटीशन। तो एक्सटर्नल कंपटीशन क्या होता है?
एक्सटर्नल कंपटीशन का अर्थ है विद्यालय के बाहर, स्कूल के बाहर आयोजित प्रतियोगिताएं, जैसे कि अंतर महाविद्यालय इंटर स्कूल, अंतर महाविद्यालय इंटर कॉलेज या अन्य बाहरी खेल व सांस्कृतिक कंपटीशन से है। ठीक है दोस्तों, तो इनके एक्सटर्नल कंपटीशन के नीड क्या है? तो फर्स्ट इसका की पॉइंट में लिखेंगे हम लोग, डेवलप कॉम्पिटिटिव स्पिरिट्स, मतलब प्रतियोगिता की भावना का विकास। बाहरी प्रतियोगिताएं छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ाती है। इंक्रीज एक्सपीरियंस एंड कॉन्फिडेंस, ठीक है, अनुभव और आत्मविश्वास, नए वातावरण में भाग लेने से अनुभव बढ़ता है और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। मतलब स्कूल के बच्चे कहीं बाहर खेलने जाएंगे तो उनको क्या होगा, उनका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट की पॉइंट में लिख सकते हैं, शो केस टैलेंट बियॉन्ड स्कूल, मतलब प्रदर्शन कौशल का विस्तार। छात्र अपनी प्रतिभा को विद्यालय को बाहर भी दिखा सकता है। मान लीजिए आपके स्कूल में कोई बच्चा बहुत, उसके अंदर बहुत क्या कौशल है, ठीक है, बहुत टैलेंट है, तो जब तक वो बाहर नहीं जाएगा तब तक कैसे अपना टैलेंट किसी को शो करेगा। ठीक है, तो 4 पॉइंट में लिखेंगे, इम्प्रूव सोशल स्किल, मतलब सामाजिक कौशल का विकास। दूसरे से मिलने जुलने, टीम वर्क और नेतृत्व जैसे गुणों का विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लिखेंगे, इनकरेज मोटिवेशन एंड कोग्नाइजेशन, ठीक है, प्रेरणा और पहचान। विजयी होने पे छात्र सम्मानित होते हैं जिससे उनमें आगे बढ़ने की क्षमता मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर आई भी हमारा कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर जे, विद्यार्थियों के वर्गीकरण की पद्धति को बताइए। व्हाट आर द मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ पुपिल्स, विद्यार्थियों के वर्गीकरण की पद्धति को बताइए। विद्यार्थियों के वर्गीकरण पद्धति क्या होता है? तो विद्यार्थियों के वर्गीकरण पद्धति का अर्थ है छात्रों को उनकी क्षमताओं, योग्यताओं, आयु, व्यवहार, रुचियों आदि के आधार पर समूहों में बांटना, ताकि उनकी सही दिशा, सही शिक्षा और विकास किया जा सके। इनके मेन मेथड क्या है? ठीक है, मेन मेथड को देख लिया जाए तो, ऑन द बेसिक ऑफ एज, आयु के आधार पर एक जैसी उम्र के बच्चे को एक कक्षा में रखा जाता है। उदाहरण प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्तर। नेक्स्ट है, ऑन द बेसिक ऑफ इंटेलिजेंस, बौद्धिक क्षमता के आधार पर छात्रों को उनकी समझदारी और सोचने की क्षमता के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। उदाहरण मेधावी, औसत, धीमे गति वाले छात्र। मीन्स एवरेज स्टूडेंट एंड लो एंड स्लो लर्नर्स, इसके आधार पे रखा जाता है बच्चों को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट, रुचियों के आधार पर छात्रों को उनकी रुचियों जैसे खेल, संगीत, कला, विज्ञान आदि के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। मान लीजिए किसी बच्चे को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, किसी को ड्राइंग में, किसी को साइंस में, किसी को सॉन्ग्स डांसिंग में, तो इनके आधार पे बच्चों को क्या किया जाता है, इनके आधार पे उन लोग को वर्गीकृत या बांटा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट की पॉइंट में हम लोग लिखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, व्यवहार के आधार पे उनके अनुशासन, सहयोग, नेतृत्व आदि गुण के अनुसार पे उन्हें समूहबद्ध किया जाता है। नेक्स्ट की पॉइंट में लिखेंगे हम, ऑन द बेसिक ऑफ जेंडर, लिंग के आधार पे लड़के और लड़कियों को अलग अलग कक्षाओं में, समूहों में रखा जाता है कभी कभी। उदाहरण, कुछ विद्यालयों में केवल बालिकाओं के लिए कक्षाएं होती है और कुछ में केवल बालकों के लिए। ऐसा नहीं है कि एक ही स्कूल में अगर बॉयज़ गर्ल्स है तो उनको अलग अलग, ऐसा है कि कोई स्कूल सिर्फ ओनली फॉर गर्ल्स के लिए होता है, ओनली फॉर बॉयज़ के लिए कुछ होते हैं। ठीक है, प्रदर्शन के आधार पर, ऑन द बेसिक ऑफ परफॉर्मेंस, छात्रों को उनके परीक्षा परिणामों या प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। सो दोस्तों, ये हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स कंप्लीट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूनिट फर्स्ट, इकाई प्रथम। अब सारे यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे, जैसा कि आप लोग को पता है कि सारे यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से किसी एक को करना है और एक क्वेश्चन 50 मार्क्स का रहेगा और इनको 500 वर्डों में आपको आंसर देने हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन को अपने देखते हैं, शिक्षा पद्धति को बताइए एवं इसे प्रभावित करने वाले कारकों का विस्तार से वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब इन डिटेल्स द टीचिंग मेथड एंड द फैक्टर्स इंक्लूडिंग टीचिंग मेथड।
तो दोस्तों देखते हैं शिक्षा पद्धति। तो शिक्षा पद्धति का अर्थ है वह प्रणाली या तरीका जिसके माध्यम से शिक्षक विद्यार्थी को ज्ञान, कौशल, मूल्य और व्यवहार सिखाता है। यह पद्धति शिक्षण के उद्देश्य, सामग्री, शिक्षण विधियों और मूल्यांकन को मिलाकर बेहतर बनाती है। ठीक है दोस्तों। तो टीचर्स पर्सनालिटी एंड क्वालिफिकेशन, ठीक है, देखते हैं इनके क्वालिफिकेशन। तो शिक्षक की शिक्षा, अनुभव, रुचि और आत्मविश्वास शिक्षा पद्धति को प्रभावित करते हैं। इसको एक की पॉइंट में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट की पॉइंट हम आपको बताते हैं। तो इसका सेकंड की पॉइंट होगा, एक कुशल और प्रेरणादायक शिक्षक नई और प्रभावी विधियों का उपयोग करता है। नेक्स्ट की पॉइंट इसका आएगा, नेचर एंड कैपेसिटी ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब विद्यार्थियों की प्रकृति और क्षमता। तो विद्यार्थियों की आयु, समझ, मानसिक स्तर और सीखने की शैली के अनुसार शिक्षण पद्धति बदलती है। नेक्स्ट होगा इसका, नेचर ऑफ करिकुलम सब्जेक्ट्स मैटर, मतलब पाठ्यक्रम की प्रकृति। यदि विषय व्यवहारिक है जैसे कि विज्ञान, कला, खेल, तो शिक्षण पद्धति को भी गतिविधियां आधारित होंगी। सैद्धांतिक विषयों जैसे इतिहास, गणित में व्याख्यान पद्धति ज्यादा उपयोगी हो सकती है। नेक्स्ट है सोसाइटी एंड कल्चरल, समाज और संस्कृति। किसी क्षेत्र की भाषा, परंपराएं और सामाजिक मूल्यों का प्रभाव शिक्षा पद्धति पर ही पड़ता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग अलग पद्धतियां प्रभावित हो सकती है। दोस्तों इस क्वेश्चन को हमको 500 वर्डों में लिखना है, तो इसका फुल डिटेल्स नहीं हम क्वेश्चन आंसर बता सकते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो जितना भी हम टॉपिक बताए इस टॉपिक पे आप लिख सकते हैं, की पॉइंट पर लिख सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण को समझाते हुए इसके विभिन्न वर्गों को समझाइए। एक्सप्लेन द पर्सनल प्रिपरेशन विद देयर क्लासिफिकेशन। व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा किसी विषय, विचार, कार्य या जानकारी को अपने शब्दों में स्वयं सामने आकर प्रभावी रूप से प्रस्तुत करना। ठीक है दोस्तों। मीन्स किसी भी व्यक्ति द्वारा क्या किया जाता है, किसी भी विषय पर, कार्य पर जानकारी को अपने शब्दों में सामने आकर प्रभावी रूप से प्रस्तुत करना। मीन्स क्या कर सकते हैं, बोलकर, या मौखिक रूप है, लिखित, दृश्य या डिजिटल रूप में हो सकता है। यह शैक्षणिक, व्यवसायिक और सामाजिक संदर्भों में बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम, अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से सामने रखना। दूसरा है श्रोताओं को जानकारी देना और प्रभावित करना। नेक्स्ट इसका लिखेंगे, नेतृत्व और आत्मविश्वास दिखाना। ठीक है दोस्तों। अब जरा इनके वर्ग देख लेते हैं। ठीक है, वर्ग में होगा मौखिक प्रस्तुतिकरण, मतलब ओरल प्रेजेंटेशन। इसमें क्या होगा, बोलकर विचार प्रस्तुत करना, जैसे भाषण, सेमिनार, इंटरव्यू आदि। ठीक है। नेक्स्ट है लिखित प्रस्तुतिकरण, रिटेन प्रेजेंटेशन, रिपोर्ट, निबंध, आवेदन पत्र आदि के रूप में जानकारी देना। नेक्स्ट है दृश्य प्रस्तुतिकरण, विजुअल प्रेजेंटेशन। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, इसका विवरण क्या है, तो मतलब इसमें चित्र, चार्ट, पीपीटी, वीडियो आदि का प्रयोग करके जानकारी दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट की पॉइंट है इसका डिजिटल प्रस्तुतिकरण, डिजिटल मल्टीमीडिया। इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे जूम, गूगल मीट आदि पर प्रस्तुति देना। गाइस बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। यूनिट सेकेंड से क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4th और 5th को। तो शारीरिक शिक्षा में प्रोत्साहन एवं पुरस्कार की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ अवार्ड्स इन फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा में प्रोत्साहन। शारीरिक शिक्षा केवल व्यायाम या खेल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्तित्व विकास, आत्मविश्वास, अनुशासन और टीम भावना को भी बढ़ावा देती है। इसमें प्रोत्साहन और पुरस्कार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रोत्साहन एवं पुरस्कार की भूमिका देखते हैं। तो इनकी भूमिका है बूस्ट मोटिवेशन, प्रेरणा बढ़ाते हैं। जब छात्रों को उनकी मेहनत के लिए पुरस्कार या प्रशंसा मिलती है तो वे और बेहतर करने के लिए प्रेरित होते हैं। ठीक है दोस्तों। सेकेंड की पॉइंट है इसका रिकॉग्नाइजेशन ऑफ टैलेंट, प्रतिभा की पहचान। पुरस्कार छात्रों की छिपी हुई प्रतिभा को सामने लाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है
हेल्दी कंपटीशन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का विकास। पुरस्कार पाने की भावना छात्रों में सकारात्मक प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, बिल्ड कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास में वृद्धि। जब किसी को मंच पर सम्मानित किया जाता है तो उसका आत्मबल और आत्मविश्वास दोनों बढ़ते हैं। अगर किसी बच्चे को मंच पे सम्मानित किया जाता है तो उसका आत्मविश्वास और आत्मबल दोनों बढ़ेगा और वो अपना नेक्स्ट कार्य में, नेक्स्ट वर्क में और बेटर अच्छा करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है इनकरेज कंसिस्टेंसी, निरंतर अभ्यास की प्रेरणा। पुरस्कार प्राप्त करने की इच्छा छात्र को नियमित अभ्यास के लिए प्रेरित करती है। नेक्स्ट की पॉइंट में लिखेंगे 6 इसका, प्रमोट टीम स्पिरिट, टीम भावना का विकास। समूह प्रतियोगिताओं की वर्क और सहयोग को मजबूत करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट इसका की पॉइंट में लिखेंगे प्रमोट डिसिप्लिन एंड स्पोर्ट्समैनशिप, अनुशासन व खेल भावना को बढ़ावा। जब छात्र यह देखते हैं कि ईमानदारी, मेहनत और अनुशासन से पुरस्कार मिलते हैं तो वे इन्हीं मूल्यों को अपनाते हैं। एक बच्चा देखेगा कि इससे क्या, किसी ने बच्चे को, हमारे फ्रेंड को पुरस्कार मिल रहा है तो वो दूसरा बच्चा भी उसी को फॉलो करेगा। ठीक है। तो देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 को। अब औपचारिक क्रियाओं को उचित उदाहरण के साथ विस्तार से बताइए। एक्सप्लेन द फॉर्मल एक्टिविटीज विद सुटेबल एग्जाम्पल इन डिटेल। औपचारिक क्रियाएं, ठीक है। तो औपचारिक क्रियाएं वे गतिविधियां होती हैं जो नियमित, योजनाबद्ध और समय सारणी के अनुसार आयोजित की जाती है। ये क्रियाएं जैसे कि संस्थान जैसे विद्यालय, महाविद्यालय या प्रशिक्षण केंद्र के शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए होती है। इनकी विशेषताएं इनकी विशेषताएं देख लेते हैं। तो इनकी विशेषताएं हैं, पूर्व नियोजित होती है, समय सारणी के अनुसार होती है, नियम और अनुशासन के तहत होती है, शिक्षा शिक्षक या आयोजक द्वारा नियंत्रित होती है, शैक्षिक मूल्यों से भरपूर होती है। इनकी क्रियाओं का उदाहरण अब देख लेते हैं। तो फर्स्ट है औपचारिक क्रिया, मॉर्निंग असेंबली, प्रार्थना सभा, प्रत्येक दिन निर्धारित समय होती है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है इसका, फिजिकल एजुकेशन क्लास, शारीरिक शिक्षा कक्षा, पाठ्यक्रम का हिस्सा प्रशिक्षक द्वारा संचालित होती है। क्लासरूम टीचिंग, कक्षा शिक्षण, विषय अनुसार पढ़ाई निर्धारित समय में होती है। एनुअल स्पोर्ट्स डे, वार्षिक खेल दिवस, विद्यालय द्वारा योजनाबद्ध प्रतियोगिता। एग्जामिनेशन, परीक्षा योजन, मूल्यांकन हेतु निर्धारित समय पर होती है। स्पीच डिबेट कंपटीशन, भाषण या वाद विवाद प्रतियोगिता, विद्यालय द्वारा आयोजित नियोजित कार्यक्रम होती है। तो यही इनकी औपचारिक क्रिया थी जो रेगुलर या टाइम टाइम टेबल के अनुसार होती है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट की तरह, यूनिट 3 से। इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, शारीरिक शिक्षा में प्रशिक्षण एवं मापन की आवश्यकता एवं इस पर चर्चा कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो शारीरिक शिक्षा में परीक्षण एवं मापन क्या करना है, इस पर चर्चा करना है। तो ठीक है, देखते हैं। व्यक्ति की शारीरिक क्षमता और स्वास्थ्य स्तर, कौशल और प्रदर्शन को मापने, जांचने और मूल्यांकन करने एक वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है। इसको मापन के लिए, परीक्षण के लिए क्या आवश्यकता होती है, तो क्यों होती है, नीड ऑफ टेस्ट ऑफ मेजरमेंट। तो देखेंगे इसको हम। तो टू एसेस फिजिकल फिटनेस ऑफ स्टूडेंट, शारीरिक क्षमताओं का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। टू ट्रैक इंडिविजुअल प्रोग्रेस, व्यक्तिगत प्रगति को जानने के लिए किया जाता है। टू ग्रुप स्टूडेंट्स पर देयर एबिलिटीज, योग्यता के अनुसार वर्गीकरण करने के लिए किया जाता है। टू प्लान इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, कोचिंग और प्रशिक्षण की योजना बनाने के लिए किया जाता है। टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल टैलेंट, प्रतिभा का पहचान करने के लिए किया जाता है। टू कंपेयर परफॉर्मेंस ओवर टाइम, उपलब्धियों का तुलनात्मक मूल्यांकन करने हेतु किया जाता है। मेन टेस्ट एरियाज, इनके मुख्य परीक्षण के क्षेत्र देखते हैं। तो क्षेत्र शारीरिक क्षमता, इनका उद्देश्य क्यों होता है,
फिजिकल फिटनेस, इनका पर्पज, उद्देश्य पर्पज क्या होता है, तो स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी चेक करने के लिए किया जाता है। इसका टेस्ट कैसे होता है, तो 12 मिनट रन करके BMI टेस्ट करके, ठीक है। नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट क्षेत्र इसका है मोटर स्किल। इसका पर्पज, इसका उद्देश्य क्या है, तो स्पोर्ट्स मूवमेंट स्किल, स्पोर्ट मूवमेंट स्कूल स्किल, खेलों में प्रदर्शन क्षमता, ठीक है। उद्देश्य खेलों में प्रदर्शन क्षमता के लिए किया जाता है। और इसका टेस्ट क्या है, तो शटल रन करा के सिट एंड रिच करके टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है स्किल टेस्ट, स्पोर्ट स्पेसिफिक स्किल। इसका टेस्ट ड्रिबलिंग करके, थ्रोइंग करके टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है मेंटल लेवल, मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस। पर्पज है इसका मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस। इसका टेस्ट देखेंगे तो मोटिवेशन स्किल्स, मतलब मानसिक स्तर पे क्षेत्र जो है, इसका उद्देश्य होता है मनोवैज्ञानिक संतुलन मापने के लिए कि मन से ये, बॉडी से ये सही है या नहीं है। नेक्स्ट इसका देखेंगे हम हेल्थ मैट्रिक्स। इसका पर्पज होता है बॉडी हेल्थ इवेल्युएशन। इसका टेस्ट करते हैं ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट से, ठीक है दोस्तों। तो ये हुआ था हमारा शारीरिक शिक्षा में प्रशिक्षण हुआ है, ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 7 नंबर पे। इसमें टिप्पणी लिखना है MC क्लोय मोटर एबिलिटी टेस्ट एंड MC डोनाल्ड सॉकर टेस्ट के लिए, ठीक है। तो MC क्लोय मोटर एबिलिटी टेस्ट एक शारीरिक प्रशिक्षण है जिसे चार्ल्स मैक्लॉय ने तैयार किया था। इसका उद्देश्य व्यक्ति की मोटर योग्यता, मोटर एबिलिटी को मापने के लिए बनाया गया था, जैसे कि उसका गति, ताकत, संतुलन और समन्वय और चुस्ती का टेस्ट किया जा सकता है। यह परीक्षा छात्रों या खिलाड़ियों और प्रशिक्षुओं की शारीरिक क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए बनाया गया था। इसका टेस्ट एक्टिविटी एंड पर्पस देख लेते हैं, ठीक है। तो स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, ठीक है। तो इसका पर्पस हुआ था मेजर लेग पावर, पैर की ताकत मापने के लिए। 15 यार्ड डैश, मेजर स्पीड, दौड़ने की गति मापने के लिए। शटल रन कराया जाता है, इसमें टेस्ट किया जाता है शटल रन का। इसका पर्पज होता है मेजर एबिलिटी एंड स्पीड, चुस्ती और दिशा बदलने की क्षमता में चेक किया जाता है। पुल अप्स, फ्लेक्सेड आर्म हैंग्स, मेजर अपर बॉडी स्ट्रेंथ, ऊपरी शरीर की ताकत चेक करने के लिए किया जाता है इसको। सॉफ्ट बॉल थ्रो, मेजरिंग थ्रोइंग एबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, फेंकने की क्षमता और हाथ आंख समझने की क्षमता देखा जाता है इसमें, ठीक है। इसका स्कोरिंग कैसे करते हैं, तो हर क्रिया के लिए अलग स्कोर तालिका होती है। स्कोर से जुड़कर कुल मोटर योग्यता स्कोर निकलता है। इसे मोटर क्वेटेंट MQ या कंपोजिटिव स्कोर के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोगिता क्या है, उपयोग क्या है, यूजफुलनेस क्या है, तो प्रशिक्षकों को छात्रों की क्षमता समझने में मदद करता है। कमजोर क्षेत्रों की पहचान कर सुधार करवाया जा सकता है। शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम तैयार करने में सहायता किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका B नंबर जो क्वेश्चन है, MC डोनाल्ड सॉकर टेस्ट क्या है, तो देखते हैं, इसको भी देख लेते हैं। MC डोनाल्ड सॉकर टेस्ट एक कौशल आधारित प्रशिक्षण स्किल बेस्ड टेस्ट है जिसका उद्देश्य खिलाड़ियों की फुटबॉल खेलने की क्षमता, विशेष रूप से ड्रिबलिंग, गति और गेंद पर नियंत्रण को मापने के लिए किया जाता है। इसका टेस्ट प्रोसीजर क्या है, तो पहला है सेटअप। एक सीधी रेखा में 6 से 10 कोण लगाए जाते हैं। दोनों कोण के बीच की लगभग 1.5 से 2 मीटर दूरी होती है। इसका सेकेंड पॉइंट आता है एक्सेक्शन, प्रदर्शन। खिलाड़ी को एक सॉकर बॉल फुटबॉल के साथ ड्रिबलिंग करनी होती है। वह गेंद को कोनों के बीच से सांप की तरह जिग जैग ड्रिबल करते हुए ले जाता है और वापस लौटता है। पूरी प्रक्रिया को समयबद्ध किया जाता है, पूरी प्रक्रिया को टाइम के अंदर ही किया जाता है। थर्ड पॉइंट में इसका होता है स्कोरिंग। समय जितना कम होगा खिलाड़ी का प्रदर्शन उतना ही बेहतर माना जाएगा। अगर खिलाड़ी कोई कोन छोड़ देता है या गेंद पर सही नियंत्रण नहीं रख पाता है तो अतिरिक्त समय जोड़ा जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव पर्पस क्या है, तो टू एक्सेस ड्रिबलिंग एबिलिटी, ड्रिबलिंग क्षमता का मूल्यांकन करना। टू मेजर बॉल कंट्रोल ड्यूरिंग मूवमेंट, गति में रहते हुए गेंद पर नियंत्रण। टू टेस्ट एबिलिटी एंड क्वांटिफिकेशन विद द बॉल,
गेंद के साथ चुस्ती और समन्वय, ठीक है। इनके बेनिफिट क्या है, लाभ क्या है, तो खिलाड़ी की फुटबॉल तकनीक को जानने में मदद करता है, फुटबॉल टीम की चयन के लिए सहायक होता है, प्रशिक्षण के सुधार की दिशा दिखाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, खेल प्रदर्शन का आकलन करने की अच्छा तरीका है ये, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन कंप्लीट यूनिट 8 से। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9 की तरफ, जो क्वेश्चन यूनिट है 4 से। क्वेश्चन नंबर 8 किसका है, इसका क्या है, पर्यवेक्षण को समझाते हुए इसके आवश्यक घटकों पर प्रकाश डालिए। डिस्क्राइब सुपरविजन एंड एक्सप्लेन इट्स एसेंशियल फीचर्स। तो सुपरविजन एक नियोजित और संगठित प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति या समूह के कार्यों की देखरेख, मार्गदर्शन, मूल्यांकन और सुधार किया जाता है। यह मुख्यतः शिक्षा, खेल और कार्यस्थलों में गुणवत्ता सुधार के लिए किया जाता है। एसेंशियल फीचर ऑफ सुपरविजन, पर्यवेक्षण की आवश्यकता एवं विशेषताएं। इसका फीचर देखेंगे, गाइडेंस ओरिएंटेड, और इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो सुपरविजन फोकस ऑन प्रोवाइडिंग, डायरेक्टिंग एंड हेल्प, यह मार्गदर्शन देने वाली प्रक्रिया होती है। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इट इज डन रेगुलरली नॉट जस्ट वंस, यह एक सतत प्रक्रिया है जो रेगुलर किया जाता है। डेमोक्रेटिक इन नेचर, इनकरेजेस पार्टिसिपेंट्स नॉट फोर्स, यह सहयोगी और सहभागिता को बढ़ावा देता है। इम्प्रूवमेंट फोकस्ड, एम इट इज नॉट इनहेंस परफॉर्मेंस एंड स्किल, इसका उद्देश्य कार्य क्षमता में सुधार लाना है। ऑब्जर्वेशन बेस्ड, सुपरवाइजर ऑब्जर्व एक्शन फॉर फीडबैक, इसमें कार्यों का अवलोकन करके सुझाव दिए जाते हैं। एजुकेशनल इन नेचर, इट हेल्प्स टू इन लर्निंग एंड डेवलपमेंट, यह सीखने और विकास को बढ़ावा देता है। फ्लेक्सिबल, कैन बी अडॉप्टेड एज पर सिचुएशन और पर्सन, यह लचीला प्रक्रिया परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन, पर्यवेक्षण का महत्व देख लेते हैं। तो 4 की पॉइंट में इसको देखेंगे। फर्स्ट है, यह कार्य में गुणवत्ता और एकरूपता सुनिश्चित करता है। सेकेंड की पॉइंट है इसका, शिक्षकों और प्रशिक्षकों को अपनी कार्य शैली सुधारने में मदद करता है। थर्ड है इसका की पॉइंट, समस्याओं की पहचान और समाधान में सहायक होता है। नेक्स्ट इसका लास्ट लिखेंगे, व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास को प्रोत्साहित करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं लास्ट एंड यूनिट 4 से लास्ट क्वेश्चन 9 की तरफ। पर्यवेक्षक के कौन कौन से कर्तव्य है वर्णन कीजिए। व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ सुपरवाइजर, एक्सप्लेन, एक सुपरवाइजर की ड्यूटी क्या होती है वो आपको बताने हैं। तो सुपरवाइजर वह व्यक्ति होता है जो दूसरे के कार्यों की देखरेख, मार्गदर्शन और प्रदर्शन में सुधार के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे कि विद्यालय, खेल प्रशिक्षण या कार्यस्थल पर। मेन ड्यूटीज ऑफ सुपरवाइजर, पर्यवेक्षक के मुख्य कर्तव्य क्या होते हैं, तो उनका ड्यूटी देखते हैं। गाइडेंस, मार्गदर्शन, छात्रों को, कर्मचारियों को सही दिशा में मार्गदर्शन देना। मॉनिटरिंग, निगरानी करना, दैनिक गतिविधियों पर नजर रखना। इवैल्यूएशन, मूल्यांकन करना, कार्यों का मूल्यांकन कर रचनात्मक प्रतिक्रिया देना। प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्याओं का समाधान, कार्य से संबंधित समस्याओं का समाधान करना होता है। मेंटेनिंग डिसिप्लिन, अनुशासन बनाए रखना, अनुशासन और सकारात्मक वातावरण बनाए रखना, ये सारे एक सुपरवाइजर के ड्यूटीज हैं, ठीक है। रिपोर्टिंग, रिपोर्ट बनाना, प्रदर्शन या प्रगति के रिपोर्ट तैयार करना। इनकरेजमेंट, प्रोत्साहन देना, लोगों को प्रेरित करना और आत्मविश्वास बढ़ाना। रिसोर्स मैनेजमेंट, संसाधन प्रबंधन, संसाधनों, समय और जनशक्ति का उचित उपयोग करना सुनिश्चित करना है, ठीक है। इन कर्तव्यों का महत्व, इंश्योर क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी, गुणवत्ता और उत्पादकता सुनिश्चित करता है। प्रमोट टीम वर्क एंड डिसिप्लिन, टीम वर्क और अनुशासन को बढ़ावा देता है। हेल्प इन अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली, लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने में मदद करता है। बिल्ड्स इन पॉजिटिव एंड ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, एक सकारात्मक और व्यवस्थित प्रणाली बनाता है, ठीक है दोस्तों। तो आज एक पेपर हम और एक्सप्लेन किए आप लोग के लिए, और इसका जो भी पार्ट है पेपर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड प्लेलिस्ट में ऐड किए हैं, प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं।
सो जैसा हम सारे वीडियो में अपने बताते हैं कि जो भी ईयरली बीपीएड बच्चे एग्ज़ाम देंगे उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहेगा। सो ये वीडियो को अच्छे से देखें, पेपर से क्वेश्चन को पढ़े समझे और जो भी एक्सप्लेनेशन किए हैं उनको एक बार अच्छे से सुने। इससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प होगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।